आज के युवा उसी तरीके से अपने देशभक्ति का जुनून रखते हैं जिस तरीके से हम पीछे से अपने देश में लोगों को देखते आए हैं। और देशभक्ति की जब बात आती है और पूरा देश खड़ा होता है, आपने ये हुजूर के टाइम में देख लिया था। हाँ, बदल चुके हैं तरीके लाइव। खड़े होके जेम्स बॉन्ड बनता है, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा। गए और आप एक्शन करके आए। नहीं, मेरा भी सौभाग्य हुआ था पाकिस्तान जाने का बिना वीजा के। अच्छा, पहले तो आदमी गिरता है, पेड़ से छलांग मारता है, पेड़ से गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के बॉनेट के ऊपर, और कुछ नहीं होता उसको। हमारे आंखों पे पहले तो उसने पट्टी बांधी, फिर हाथ बांध ली, और फिर हम नील डाउन हो गए, हमें पाँव बांध दी। हाँ, सामने मौत खड़ी है। हुआ क्या होगा? तो जब ये हो गया भाई बंदूक से मारेंगे, आप खुशी हुई। ब्रूटल तरीके से नहीं होता है। हाँ, आप सोचेंगे उस पे भी खुशी निकली। अच्छा, मुझे तुम से आओ, उनका नाम था मुझे तुम से आओ। एक बार आई भी दो, ताके भी। उसकी भाषा में बात करनी शुरू कर दी मैंने। और हमारे सारे शहीद अमर हैं। कैप्टन विजयन थापड़, he wrote a letter। कैप्टन विजयन थापड़ ने एक खत लिखा था कारगिल के बाद। My assault party has 12 chaps. Live life king size. Yours, Robin. जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सपनों का भारत 2047 चैनल में आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं देश के भविष्य की और 2047 की। ऐसे में हमारे जवान जो देश की सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के युवा हमारे देश के भविष्य का सपना सजो रहे हैं। ऐसे में दोनों का ही हमारे देश को और देश के भविष्य को लेकर के बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो देश की सीमाओं के साथ साथ देश के युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं, आज हमारे मुख्य अतिथि मेन गेस्ट बने हैं। हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद अली शाह जी से, जो आर्मी से मेजर रैंक से रिटायर हुए हैं और अब युवाओं के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर और उनको प्रेरणा दे रहे हैं। देश विदेश में कई वो टेडेक्स टॉक कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टेडेक्स टॉक दे रखे हैं और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। युवाओं के बीच प्रेरणा, भविष्य का किस तरीके से निर्धारण करें और किस तरीके से अपने अंदर देशभक्ति का जुनून पैदा करें, इस विषय में आज हमारे साथ बात करने जा रहे हैं मेजर मोहम्मद अली शाह जी। मेजर साहब, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हम बात कर रहे हैं देश के भविष्य की, भारत के सपने की, 2047 की। देश के युवाओं में एक तरफ देश के लिए मर मिटने का जुनून, दूसरी तरफ देश में युवाओं के लिए देश के लिए काम करने की उत्सुकता। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है उनके अंदर वो देशभक्ति कितनी है? मेटलिज्म की इस दुनिया में क्या आपको लगता है कि आज के युवा उसी तरीके से अपने देशभक्ति का जुनून रखते हैं जिस तरीके से हम पीछे से अपने देश में लोगों को देखते आए हैं? देश भाई, शुक्रिया सबसे पहले तो मेरे को अपने पॉडकास्ट बुलाने के लिए। और मैं आपके सारे पॉडकास्ट फॉलो करता हूँ, बल्कि आपके सब्सक्राइबर में से एक मैं भी हूँ। थैंक यू जी, और अक्सर आपके वीडियोस पे कमेंट भी करता हूँ मैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके साथ मैं इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ। पहली बात तो थैंक यू। देखिए, आपने देशभक्ति की बात जब करी तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, देशभक्ति ये चीज़ ऐसी है जो हम सबको यूनाइट करती है जी। जब मैं फ़ौज में वर्दी में सर्विस करा था, बॉर्डर पे था मैं, तो जब मैं देखता था कि आसमान हमारा झंडा लहरा रहा है, तब मेरे दिमाग में ख्याल ये आता था कि कहीं ना कहीं इस देश के किसी कोने में, भलाई पानी में, समुद्र में, सियाचिन ग्लेशियर में, ऐसा झंडा पक्का लहरा रहा होगा और हमारे फौजी उसको सलाम कर रहे होंगे। जी। और जो ब्लू वाटर चैलेंज है, जैसे कि मतलब कि हमारी नेवी दुनिया भर में कहीं भी ऑपरेट कर सकती है, जरूरी नहीं है कि हमारे शो में ही। जी। तो जो जहाज जा रहे हैं देश विदेश, वहाँ पे भी हमारा झंडा लहरा रहा होगा। जी। तो ये झंडा जो है हम सबको यूनाइट करता है। एज इंडियंस हम सब गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। जी। तो देश भक्ति की भावना हम सब में होती है, वैसे हम सब में होती है। और ये पेट्रियोटिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि इंटेलिजिबल है, कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि भाई कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने वतन से, आप कम करते हो, आप ज़्यादा मैं करता हूँ। जी। तो और जब हम जन गण मन सुनते हैं तो अपने आप कहीं पे भी हो, हम अपना काम रोक के
खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जब हम सारे जहां से अच्छा सुनते हैं तो इट्स अ फैक्ट, एक एक शब्द, एक एक वर्ड, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो एक गर्व, एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के भाई। तो जी हाँ, देखिए मेटीरियलिस्टिक की दुनिया में आज की तारीख में लोग कॉर्पोरेट जॉब्स, अपना अगर अच्छी पैकेज मिल गया तो विदेश जाएंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं देखिए कितने हमारे लीडर्स हैं जिनके बच्चे खुद फौज में आते हैं। जी, कम, बहुत कम, बहुत कम है। और अगर देशभक्ति करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्दी ही डालनी होगी। जी, मैं तो कहूँगा कि देश की सेवा हर कोई कर रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट। आप अपने तरीके से अच्छी तरह देशभक्ति कर रहे हैं, भाई साहब आप देशभक्ति कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि हर कोई अस्पताल में जो काम कर रहे हैं, जो सड़क पे म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, देशभक्ति है तभी वो देश के लिए काम कर रहे हैं। अब ब्रेन ड्रेन एक ऐसा एक मसला है कि ब्रेन ड्रेन, आपने शिक्षा हासिल करी हिंदुस्तान में, तालीम पूरी हासिल करी हिंदुस्तान में, आप चले गए विदेश, वहाँ की इकॉनमी को आपने उनकी जीडीपी में और आपने उनको ग्रो करवाया, उनको कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। आपको हिंदुस्तान को की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अगर मेटेरियलिस्टिक भी हैं तो कोई हर्जा नहीं है इसमें। आपके कंट्री, आपके देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो मैं मानता हूँ कि, और अगर मेटेरियलिस्टिक हैं भी, देशभक्ति की भावना उनमें भी है। और अगर हम लड़ें कि भाई अरे तुम्हारे से ज़्यादा वतन से मैं प्यार करता हूँ, तो इट कम्स टू आई लव माई मदर मोर देन यू। ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है कि भाई अरे बच्चे नहीं लड़ते, अरे कौन माँ ज़्यादा प्यार करता है, तुम या मैं? करते तो सब हैं। माँ भी बच्चों से उतना ही प्यार करती है, बड़े वाले से, छोटे वाले से। बच्चे तो उन्हीं के ही हैं। अब बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इनसे ज़्यादा बात करती हैं फ़ोन पे, इनसे ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे कम करती हैं, हर एक लगता है ऐसा। और देशभक्ति ऐसी चीज़ है कि आप फिल्म देख लीजिए, आप जैसी देशभक्ति की फिल्म बनती है, क्यों वो सुपरहिट होती है? रोमांटिक फिल्म इतना शायद ना हो कई बार, मगर देशभक्ति की जब बात आती है और पूरा देश खड़ा होता है। आपने ये सिंदूर के टाइम पे देख लिया था। जी, ठीक बात है। 16 अप्रैल को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अभी फील्ड मार्शल हैं, तब जनरल आसिम मुनीर थे, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, टू नेशन थियरी की बात करते हैं। वही जो जनरल जियाउल हक ने किया था पाकिस्तान के अंदर बांटने की, मतलब कि भाई पाकिस्तान में होता है ये सब बकवासबाजी, हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होता। जी, अच्छा, ऐसे फिर 22 अप्रैल को बड़े अफसोस की बात है, एक बहुत ही दर्दनाक कायराना हमला हो जाता है पहलगाम में। जी, 16 अप्रैल फील्ड मार्शल ने स्टेटमेंट दिया। 22 अप्रैल को ये हो जाता है। 2 हफ्ते तक हमने सोचा, स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग करी, मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री साहब तब जद्दा में थे, सऊदी अरेबिया में थे। जी, अपनी ट्रिप कट शॉर्ट कर 2 दिन के दौरे पे थे, एक दिन फटाफट लौट कर आए और एयरपोर्ट पे ही मीटिंग हुई। जी, स्ट्रेटजी तब से बननी शुरू हो गई थी। यही नहीं कि बल्कि एयरपोर्ट से जब तक घर पे अपने निवास पहुंचे तभी प्लानिंग चल रही थी, गाड़ी में भी। जी, हमने कुछ नहीं किया उस टाइम में 2 हफ्ते, बस घूर के देखा एक बार पाकिस्तान को, बस एक बार, वो इतने में ही वो डर गया। ठीक बात है, ठीक बात है। उनके मिनिस्टर का बयान आया कि भाई ऐसा हुआ, मैं दुम दबा के, मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने बोला है, मैं भाग जाऊंगा यूके। बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े होके जेम्स बॉन्ड बनता है, या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा, ये वो, अपने परिवार को कनाडा भगा देता है। बिल्कुल ठीक बात है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल अपने आप को नियुक्त करता है, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ फील्ड मार्शल। बड़ा मजा आता है कहने में इसको, फील्ड मार्शल है तो वो फील्ड मार्शल ही। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने परिवार को भगा देता है वहाँ से। मतलब जितने भी वहाँ के ग्लोबल, वहाँ के लीडर्स हैं, वो बाहर भगा देते हैं। हिंदुस्तान में कभी ऐसी कोई बात होती, आप देखिए, हिंदुस्तानी छोड़ के नहीं भागेंगे, वो और आगे जाएंगे जंग, वो और आगे जाएंगे, बल्कि और आगे जाएंगे जंग। ठीक बात। पाकिस्तानी जो है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, वही रियलिटी है, क्योंकि मैं सरहद पे रहा हूँ 2003 से 2005। मैं बिल्कुल 30 मीटर के फासले पे था। यहाँ पे हमारी पोस्ट थी और यहाँ पर पाकिस्तान की पोस्ट। यहाँ पे हमारा झंडा लहरा रहा है, तो मैं झंडे की बात की आपको शुरुआत में,
और यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा चला रहा है, 30 मीटर का फासला, यहाँ पर खाई, नीचे फेंसिंग, यहाँ पर पाकिस्तान की पोस्ट, ठीक है। हम लोग मच्छरदानी लगाया करते थे वहाँ पे, मच्छरदानी, क्यों? क्योंकि मच्छर बहुत थे वहाँ पे। नहीं, वहाँ पर मच्छर तो थे ही थे, सांप, बिच्छू, गिरगिट, कीड़े मकोड़े बहुत थे जी। तो अगर उनसे बाहर निकल कर आए और अपने घर से दूर, परिवार से दूर दराज इलाकों में, बर्फीले चट्टानों में, जहाँ पर टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती, टाइम पे गर्म खाना शायद ना मिले, नसीब ना हो, कोई बात नहीं, खुशी खुशी हंसते खेलते हम मस्त रहते हैं वहाँ पे। फिर भी आप देखें कैसे बर्फ के अंदर हमारे सैनिक, आपने वीडियो देखे होंगे, दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं बर्फ में, जहाँ पे इंसान बिल्कुल खून जमा देने वाली ठंड होती है वहाँ पर, बाइटिंग कोल्ड, कट जाए खाल, मस्त है बिल्कुल। उनसे अगर पूछोगे ना आप, कभी ऑफिसर पूछता है खाना खाया, खाना खाया भी नहीं होगा उन्होंने, बेचारों ने, बेचारे नहीं, मतलब वो जाबाज हैं, मजबूत हैं, कहते हैं हाँ साहब खाया, ऐसे कहते हैं। तो बेसिकली हिंदुस्तानियों में अभी, और जब ऑप सिंदूर हमने जब लॉन्च किया, धड़ क्या सटीक तरीके से निशाना मारा, 9 पाकिस्तानी के आतंकियों के टारगेट हमने सिविलियंस को और उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाना नहीं बनाया था, ठीक है, केवल आतंकी ठिकाने। मौलाना मसूद अजहर का बहुत नुकसान हुआ, उसकी जान बच गई, मगर उनके जितने भी टेरर ट्रेनिंग टारगेट लॉन्च पैड्स थे, खूब उड़ाया उनको। पाकिस्तान ने कहा हम बदला लेंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अरे क्या बदलोगे भाई, क्या जवाबी कार्रवाई करोगे? हिंदुस्तान में तो कोई टेरर टारगेट्स नहीं है भैया, कोई टेरर लॉन्च पैड्स नहीं है, कहाँ पे करोगे आप? तो उन्होंने आके हमारे 15 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे हमला करने की कोशिश करी। अच्छा। अपने प्रोजेक्टाइल्स के जरिए हमारे S-400 जो हमारे एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, एयर डिफेंस सिस्टम हमने इतने कारगर है, हमने रूस से लिए थे, हमने ये तुर्की के ऊपर इस पे सैंक्शन लग गए थे, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे कि भाई आपने S-400 लिए हैं तो पाबंदी लगा दी थी, हिंदुस्तान पे नहीं लगी थी पाबंदी। जितने भी पाकिस्तान के प्रोजेक्टाइल आए सब के सब वापस हमने डिफ्लेक्ट करे। पाकिस्तान ने हमारे गुरुद्वारे पे पूंछ में हमला किया, उनने प्रोजेक्टाइल्स भेजी अपने, प्रोजेक्टाइल्स ऐसे, आई मीन ड्रोन ऑल्सो, मिसाइल्स ऑल्सो, रॉकेट्स ऑल्सो, जितने भी हवाई जो भी वो कर सकते थे। हाँ, हमने फिर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया पहले तो। अब पाकिस्तान हो गया अंधा। अरे अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम ही वही खत्म हो गया तो बचा क्या? अब पाकिस्तान के पास क्या हथियार था? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, IW इसे कहते हैं जी। आपको जंग लड़ने के लिए आज की तारीख मेरा ऐसा मानना है कि आपको आमने सामने की लड़ाई, गुत्तम गुत्ते की लड़ाई नहीं लड़नी। आप घर में बैठ के, अपने स्टूडियो में बैठकर भी लड़ाई लड़ सकते हो आप। हाँ, बदल चुके हैं तरीके लड़ाई लड़ने के। ठीक, कमांड पोस्ट आई दफ्तर में, अपने ऑप्स रूम से आप खेल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ एज अ डिफेंस एनालिस्ट, ऑप्स सिंदूर के टाइम पे आप जानते हो भाई, मैं बैक टू बैक लगा रहा जी। हम सोए नहीं, खाए नहीं, आप भी, सब लोग लगे हुए थे, और पूरा देश खड़ा हो गया था, केवल सेना ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, पूरा देश खड़ा हो गया था। तो दैट इज पेट्रियोटिज्म अगेन। और हमने, देखिए मैं मानता हूं जब जंग बिछड़ती है सबसे पहला खात्मा होता है सच्चाई का, ट्रूथ का। इंफॉर्मेशन फैलती है, र्यूमर्स फैलते हैं तरह तरह के, अनबिलीवेबल, बिलीवेबल, ये वो, दोनों तरफ से होता ही है, ऐसा नहीं एक तरफ से ही होता है। मगर ज़्यादातर हुआ पाकिस्तानी तरफ से। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हमारे डिफेंस एनालिस्ट के स्क्रीनशॉट्स निकाले। मेरे साथ हुआ, मैं था बड़े चैनल पे, NDTV पे था, मैं स्क्रीनशॉट्स निकाले वहाँ से, और मेरे यूट्यूब चैनल पे गए, वहाँ से स्क्रीनशॉट निकाले, उर्दू में कुछ ऊपर नीचे नीचे ऊपर करके एज अ विलन प्रोजेक्ट किया। बड़ी अच्छी शान की बात है, अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि हम विलन हैं पाकिस्तान को, तो देशभक्त हो गए। मेजर गौरव आर्या मेरे दोस्त हैं, मतलब सीनियर हैं और करीबी हैं। जैश-ए मोहम्मद ने उनकी एफिजीज जलाई हैं, उनके पुतले जलाए हैं। जी जी। तो भाई अच्छी बात है, मतलब एक तमाशा मार रहे हो तुम पाकिस्तान पे। बिल्कुल ठीक बात है। तो इफ यू आस्क मी, हमेशा मैं तो कहूँगा कि भाई एक वाकया था, जम्मू कश्मीर में मैं था 2 साल लाइन ऑफ कंट्रोल में, फिर मैं चला गया
नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड असम, नागालैंड में। नागालैंड में। तो मैं 8G था, GOC 3 कोर का स्पेयर कोर। फिर वहाँ से गया मैं असम राइफल्स, जी वो भी नागालैंड में था। और एक किस्सा था जो मैं आपको गाड़ी में बता रहा था मैं, जी कि हम 5 सैनिक थे। अब कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम गलती से घुस गए थे आतंकवादियों के, उग्रवादियों के कैंप के अंदर। ओ NSCN IM ग्रुप था, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइसैक मुइवा। अब किस्सा कहने में तो बड़ा किस्सा सुनेगा, उस टाइम पे क्या हालत हो रही थी मैं जानता हूं भाई। हम गाड़ी में थे और बीच में पहले तो आदमी गिरता है, पेड़ से छलांग मारता है, पेड़ से गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के बॉनेट के ऊपर, और कुछ नहीं होता उसको। अगर हम छलांग मारते गिर जाएंगे अटक के। वो ट्रेंड होते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर में, एक से एक माहिर होते हैं वो बहुत। वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोग, मैं तो कहूँगा कि इतने, मतलब लोग उनके बारे में, लोगों को गलत फहमी है कहीं, कुछ गलत फहमी मैं क्लियर कर देता हूँ। वहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने सिविलियंस की भी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही प्रिंसिपल्ड, कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, मेहनती, ईमानदार, वफादार, और उनमें भी जज्बा और कूट कूट के भरा हुआ है भैया। और उनकी लॉयल्टी इज अनक्वेश्चनेबल। जो उनके अंडरग्राउंड है, मैं वो कहता हूँ वर्दी अपोनेंट। मेरे को फक्र होती है कि भाई दुश्मन भी कोई हो लड़ने वाला है, तो अपने लोग ऐसे हिंदुस्तानी हैं वो भी, मगर दुश्मन मतलब जैसे कि कोई मिलिटेंट हो गया है, तो वो टक्कर के यार। पाकिस्तान के जो फौज है, लोग उनको बड़ी प्रोफेशनल समझती है, कुछ लोग समझते हैं कि भाई प्रोफेशनल है। मैं आपको एक और मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। मैं 2003 में क्या हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे हम लोग, हम इतने करीब थे, तो एक दिन रेडियो फ्रीक्वेंसी पे मेरे को उनका इंटरसेप्ट आया, पाकिस्तान की रेडियो बात हो रही थी, तो मैं सुना उनके मेजर साहब, मैं तो यंग लेफ्टिनेंट साहब था, 23 साल का था मैं उसमें, उनके JC जूनियर कमीशन ऑफिसर वो कह रहे हैं। तो यंगेस्ट ऑफिसर रहे हैं आर्मी में। मैं मेजर 3 साल की सर्विस में बन गया था। अच्छा। मगर ऑफिसर तो 20 साल की उम्र में ही बनता है। तो इंटरसेप्ट आया, तो उसमें पाकिस्तान का मेजर साहब कह रहा है, साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बड़ा हाईली प्रोफेशनल समझती है हमको, वो भ्रम रहने दो। भ्रम रहने दो। हाँ, जिस दिन उनको हमारी हकीकत मालूम पड़ेगी ना हम क्या हैं, उसी दिन हम आकर हमारे पे बैट एक्शन कर देंगे। बैट एक्शन में यानी कि उस टाइम पे एक 2016 के बाद एक हमने नया टर्म सुनने को मिला हमें, सर्जिकल स्ट्राइक। जी जी। बैट एक्शन इज बेसिकली बॉर्डर एक्शन टीम। ओके। इसको ट्रांस बॉर्डर रेड भी कहते थे पहले। तो मतलब बॉर्डर पे जो अक्सर होता है ऐसा कि वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं। एंड बेसिकली जब हम जाते हैं, 2003 की बात है, 9 जाट हमारे साथ में थी, अखनूर की साइड में ही थे। उन्होंने जाकर उन्होंने भी बैट एक्शन किया। और जब बैट एक्शन जब होता है, आप सिर काट के लेके आते हो जी, सरहद के इस पार, एज अ प्रूफ, एज अ ट्रॉफी जी, कि आपने ये मारा और आप एक्शन करके आए हैं। हाँ। तो भाई मेरा भी सौभाग्य हुआ था पाकिस्तान जाने का, बिना वीजा के। एक फॉरेन कंट्री और हुआ यार। हाँ, अरे ये मजे की बात सुनिए आप कुछ कहते हैं, टेडेक्स के बारे में पूछे थे कुछ, ये शर्ट में टेडेक्स की है। मैं अंतर्राष्ट्रीय सिंगर भी रह चुका हूँ। अच्छा। इंटरनेशनल सिंगर। अच्छा। और कैसे, ये मजे की बात सुनिए आप। 2003 में जब हम बॉर्डर पे, सरहद पे थे ना, तो कंटिजेंसी प्लानिंग हुई कि भाई कभी हम पे अगर बैट एक्शन होता है, हमें करना पड़े कुछ भी कार्रवाई। तो एक कंटिजेंसी प्लानिंग वो मैंने ही बनाई थी। मैं कभी ऐसा हो, अगर हथियार एमुनेशन हमारा कम पड़े, अगर ऐसा होता नहीं कभी जी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भाई तरतीब ये है, लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह गाना लगेंगे। जब वो गाना गाएंगे तो दुश्मन बोलेगा पीछे चल, पीछे मोड़, दौड़ के चल, तेज चल, दौड़ के। दुश्मन भाग जाएगा सुनते ही जब मैं गाना गाऊंगा। वो बॉर्डर पे था, तो इंटरनेशनल सिंगर वहां से बन गया मैं। अच्छा। वो ऑन द लाइटर साइड। उसके बाद जब हम नागालैंड में थे, तो एक बंदा बॉर्डर के ऊपर कूदता है, वो विंडस्क्रीन तोड़ता है, और हवलदार थापा गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी के साथ 4 ऑफिसर थे। जब हम कोहिमा से नीचे जा रहे होते हैं, तो एक जगह आती है मेड्जिफेमा, घास पानी, फिर एक जगह आती है चुमुकदीमा, और तब पहाड़ी इलाका ख़त्म होता है। तो तब SMS आने लग गए थे कि एक साथ आते ना, कि नेटवर्क क्षेत्र से बाहर एक साथ सब SMS आने लगे कि आपके जहाज़ फ्लाइट डिले हो गई 3.5 घंटे। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो मौसम यूँ बदलता है, तो क्या करें,
तो मैं कहा सर मेरे को ये इलाका अच्छे से पता है, ओवर कॉन्फिडेंस, और मैं यहाँ की भाषा भी बोलता हूँ वैसे, और मेरे को चप्पा चप्पा मालूम है इस इलाके के बारे में। यहाँ पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर अगर हम जाएंगे एक वाटरफॉल है, बड़ा खूबसूरत मंजर है वहाँ से, और बारिश होने वाली है शायद लग रहा है, बारिश होगी तो एक रेनबो भी आ जाएगी क्योंकि धूप भी आ रही है। वहाँ चलते हैं। हम जा रहे थे, एक यूकलिप्टस का पेड़ पहले आके गिरता है हमारे जिप्सी के आगे, शायद वो एक साइन था फ्रॉम गॉड कि आगे मत जाओ। हमने कहा जय माता की बोलो और चढ़े आगे, कोई बात नहीं। तो 4x4 में लगाया थापा ने और चढ़े ऊपर, चढ़े थे ऊपर। जैसे ऊपर चढ़े एक ठाड़ वाइट हार्ट ऑफ जिप्सी पे कुछ आगे गिरता है, हिल गई। हम क्या देखते हैं, हमारे बॉनेट पे एक आदमी कॉम्बैट ड्रेस, देखिए ना वो जो चीता ड्रेस होती है, जंगल ड्रेस, उसमें एक बैंडना पहनकर हथियार लेके हवलदार थापा के बिल्कुल गर्दन पे। ओह, ये क्या रहा है? डोंट शूट, वी आर फ्रेंड्स, डोंट शूट। हम वहां से चलाए बिल्कुल, हमने राइट साइड से 4-5 लोग निकल कर आते हैं, जंगल लेफ्ट साइड से 4-5 लोग और निकल कर आते हैं, कमांडो पॉलिश, श्रब्स, हर्ब्स, पेड़ पौधे लगा रखे थे अपने ऊपर, कम्बैट ड्रेस थी, और आए हमारे पास। हम निकले, कोई चारा था नहीं, हम निकले जिप्सी में से बाहर, हैंड्स अप थे, हम सिविल ड्रेस में थे, नियते थे हम, क्योंकि हम छुट्टी आ रहे थे ना। तो हमारी आंखों पे पहले तो उसने पट्टी बांधी, इससे पहले तो फिर हाथ बांध लिए, और फिर हम नील डाउन हो गए, हमें पाँव बांध दिए। उनका जो सरदार था वहाँ पे, दे लीडर, दे कंपनी कमांडर वहाँ पे जो था, सेल्फ स्टाइल्ड मेजर तुमसा आओ, मेरे को अभी तक याद है वो। हम उसको देख नहीं पा रहे थे, हम बंदे थे, मगर वो कहता है जेंटलमैन यू आर सोल्जर्स ऑफ योर कंट्री। वो अपने आप को अब इंडिया नहीं मानता है, वहाँ के जो अंडरग्राउंड है, ठीक है, वो लड़ी इसी ले रहे हैं, इंडियंस नहीं मानते अपने आप को, जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड से। ओके, तो बहुत से लोग हैं जो सेना में हैं और बहुत पेट्रियाटिक हैं, बहुत से सिविलियंस हैं जो वतन से प्यार करते हैं, मगर जो वो कह रहे हैं वो कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो जो वहाँ के आतंकवादी हैं, उग्रवादी और व्हाटएवर मिलिटेंट्स कहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो हैं वो हैं टेररिस्ट, और ये है मिलिटेंट्स। फ़र्क ये है कि जो टेररिस्ट हैं वो बच्चों पे, बुजुर्ग पे, सिविलियंस पे, महिलाओं पे हमला कर देंगे। टेररिस्ट किसी पे भी कर देंगे। जो नॉर्थ ईस्ट के मैंने देखे हैं ना, वो बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे, सिविलियंस पे हमला नहीं करते हैं ना। तो उनके प्रिंसिपल मैं कहता हूँ भाई, उनसे टक्कर, मज़ा भी आता है उनसे टक्कर लेने में। ऐसे डरपोक जो महिलाओं पे हाथ उठाएं, बच्चों को मारें, उन पे लड़ने में बहुत भाग जाते हैं, तो गाल दो चिल्लाओ तो। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमने कहा भाई, फिर वो उनका जो सेल्फ स्टाइल मेजर तुमसा हो कहता है जेंटलमैन आप फौजी हो, हम आपके साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, वी विल नॉट हार्म यू ऑल। दे रिस्पेक्ट फौजी। नहीं, आई डोंट नो रिस्पेक्ट, वो मारते तो हैं मगर प्रिंसिपल्ड होते हैं वहाँ के लोग भी। ओके, जब उसने ये बोला तो जान में जान आई, और सीज फायर था नागालैंड के अंदर कि हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ये लोग। इतने में कुछ टाइम के बाद इसके मोटरोला सेट पे ऑर्डर आता है इसके कमांडर का, जो कि महिला थी। अच्छा, महिला थी। वो कहती हैं, और वो अच्छा वहाँ की, मैं ट्राइबल डायलेक्ट्स, भाषा, एक्सेंट मैं समझता हूँ, मैं आपकी शक्ल देके बोल दूँ आप किस क्षेत्र से आते हो, और बोलो नाम सुन के, आपकी बोली सुन के मैं इतना आइडिया है मेरे को, मैं बोल दूँ आप कौन सी ट्राइब से आते हो, क्योंकि वहाँ अलग अलग ट्राइब्स हैं। जैसे कि आओ ट्राइब मुकोक्चुंग से आती है, अंगामी ट्राइब कोहिमा दखामा से आती है, कोन्याक ट्राइब मॉन ट्विनसैंग, वहाँ पे चांग भी होते हैं, वहाँ पे चाकेसांग ट्राइब भी है, रेंगमा ट्राइब भी है, जीलियांग ट्राइब भी है। फिर ज़ोनोबोटो से सेमद आते हैं, लोथा ट्राइब वोखा से आती है, चाकासांग ट्राइब, बेसिकली बहुत सी ट्राइब्स हैं। फुट ज़ीरो, जसामी, चसामी, वहाँ से चाकासांग ट्राइब वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। अब वहाँ की समझ है मेरे को, वहाँ के डायनेमिक्स आपको समझने पड़ेंगे अगर आपको वहाँ पे ऑपरेट करना है तो हम आपको, अब तांकुल लेडी थी, वो तांकुल ट्राइब, एक वो दे आर द नागा वॉरियर्स ऑफ मणिपुर। ओके, तो उसने ऑर्डर बोला कि भाई इनको एक काम करो, सबको अभी ख़त्म करो। अच्छा, गोली मार दो, फिनिश देम ऑल, शूट देम राइट नाउ, उनकी भाषा में। किसी को समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ गया,
आदेश क्या है। और वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, कभी अपने ज़बान दे दी तो पलटेंगे नहीं, वो ऐसे लोग हैं। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला मैडम मैं तो बोल चुका हूँ, मैं अपनी भाषा में बोला, मैं आपको ट्रांसलेट करके लोग समझने के कह रहा हूँ कि मैं तो बोल चुका हूँ कि भाई हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो आदेश है, डू व्हाट दे आर टोल्ड, शूट देम। तो बड़ी दुख से मुझे तुमसे आओ हमें सामने खड़े होता है, हम बंधे हुए हैं, कहता जेंटल आई एम वेरी सॉरी माय कमांडर हैज आस्क्ड मी टू शूट यू ऑल। मैंने आपको कहा था कि आपको मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर अब आपको मानना पड़ेगा। हाँ, मेरी मजबूरी है। हाँ, मेरी मजबूरी है, मैं भी मजबूर हूँ, माफ़ करना, 2 मिनट लगेंगे, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करेगा आप। 2 मिनट, अभी तो मैं हंस के बता रहा हूँ, उसे बैंड बजा हुआ था। I know. और अगर मैं ऋषि भाई अगर बोलूँ कि डर नहीं लगा बिल्कुल भी मेरे को, तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। डर हम सबको लग रहा था। हाँ, सामने मौत खड़ी है। अरे सामने मौत खड़ी हुई है। अब लगा आज तो फिनिश, आज तो हिसाब किताब खत्म। मगर ये अहम बात है कि हमने अपना डर दिखाया नहीं उन लोगों को, एक्सपोज नहीं किया अपना डर, अंदर ही रखा, जाहिर नहीं होने दिया कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। और मेरी जो सैंडोज की बनियान है ना, अंदर से वो चिपक रही थी पसीने से, मुझे महसूस हो रहा था कि चिपक रही है, और पसीने मुझे महसूस हो रहा था पसीने में टपक रहा हूँ, मगर कोई शिकंज नहीं माथे पे, चेहरे पे मुस्कुराहट। इतने में हम बंदे हुए, एक फायरिंग स्क्वाड आता है पीछे, हम इनको बस अब उनके बूट्स की आवाज़ नहीं दे रही थी, ठक ठक पीछे आके खड़ा हो जाता है, हथियार कॉक करता है वो अपने, और वो साउंड होता है ना जो हथियार का, मेटल अगेंस्ट मेटल, राइट, लोडिंग लोड करते हैं जब, राइट। तो अब तो लगा भैया आज तो पक्का गए, आज तो जाने वाले हैं, यहाँ से नहीं बच पाएंगे, कोई चारा ही नहीं है। और बचपन से लेके अब तक ना, एक पिक्चर में 1 सेकंड में, 1 सेकंड आप सोचोगे कैसे होता है ये, मैंने देखी है पूरी फिल्म 1 सेकंड में भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने एक फिल्म चल रही जो आप बता रहे हैं। तो 1 सेकंड में वो क्या, उसकी एक टर्म है कि एक फ्लैश की सुनना, कि जब मरने वाले होते हैं तो एक फ्लैश आ जाता है, एक तो वैसे ही आया पूरा। एंड कहता है जेंटलमैन प्लीज रिमेंबर गॉड, से योर प्रेयर्स एंड गेट रेडी टू डाई लाइक अ मैन। पीछे से वो कहता है स्कॉट रेडी, स्कॉट रेडी सर, ओके। हम सब भगवान का नाम ले रहे थे, भैया अब जल्दी मारना है, गोली मारो, आर पार खत्म करो खेल यार, डरा क्यों रहे इतने लंबे समय? हाँ, ये तो दिस लाइक टॉर्चर यार। और ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन उगल रहे हैं या कुछ भी नहीं, करो जो करना है। स्कॉट 1। अब जब हमने सुना ना 1, हमने कहा भैया अब तो खेल खत्म। अच्छा, एक बात और अहम बात ये थी, जब पहले उसने बोला कि वी विल किल यू, वी हैव टू किल यू यार, कोई चारा नहीं है। कोन्याक ट्राइब जो है ना, बड़ी सब सारी ट्राइब अच्छी हैं। कोन्याक ट्राइब इज नोन एज द हेड हंटर ऑफ मणिपुर ऑफ नागालैंड। ओके, ठीक है, तो कोन्याक ट्राइब आर द हेड हंटर्स ऑफ नागालैंड। एंड वो उनके घर पे जाओ तो अभी भी आपको स्कल्स मिलेंगे जो उनके एंसेस्टर्स ने शिकार, हाँ, युद्ध में या मारे लोगों को, तो हेड हंटर्स खिलाते हैं वो। तो हमने अब यार ये कैसे जान लेंगे हमारी, क्या दाह से गला काटेंगे, क्या करें कैसे? और मैं अपने आप को इमेजिन करने लग गया कि अगर वो गला काटते हैं तो लटक रहा होगा वही सिर, बदन यहाँ पर होगा क्या होगा। पर जब ये हुआ कि भाई बंदूक से मारेंगे आप, में खुशी हुई। तो ब्रूटल तरीके से नहीं, हाँ, वो कर रहे हैं। हाँ, आप सोचेंगे उसमें भी खुशी निकली, इंसान मरने वाला है, उसको लग रहा है कि अभी ऐसे नहीं मारेगा, ऐसे मारेगा, उसमें भी खुशी थी। चलो ठीक है, अब गोली मारने वाला है, अब गोली आने वाली है, थर्ड का वेट कर रहे हैं। हाँ, एकदम से ना कुछ चमत्कार होता है। और चमत्कार क्या था वो हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, नहीं? वो चमत्कार था, मैं बोलता हूँ
मेरे तुम साओ, उसका नाम था मेरे तुम साओ। एक बार आई भी तो ताके भी। उसकी भाषा में बात करनी शुरू कर दी मैंने उससे। अच्छा, एक बार यहाँ ये आप रुके थाकी भी भाई बिना मतलब बैठो बात सुनो हमारी। मेरा नाम अलीबा है। अच्छा, वो उसकी ट्राइब थी आओ। तो आओ में भी जैसे कि कौर और सिंह होते हैं ना, लड़का लड़की, वैसे अलीबा फॉर बॉयज एंड अलीला फॉर गर्ल्स। अच्छा, तो मेरा नाम अलीबा है, मैं भी नागा हूं भाई, अच्छा, दिल से मतलब है? अभी भी नागा से अपनी लोग पाई के ना बिशी खुशी पाई से आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मरने से पहले बोल रहा हूँ मैं ये, तब नहीं मालूम था कि मैं जिंदा बचूंगा, तब तो ये था मर जाऊंगा, मगर मरने से पहले ये बोल के जाऊंगा। एक ट्राई तो करें, जहाँ पे 1% चांस भी है, अटेम्प्ट करें, ट्राई करो आप, हारो मत, नेवर से डाई, इसको कहते हैं नेवर से डाई। तो पीस लगा दम की बना से, पीस मतलब शांति की कितनी कीमत होती है भैया, हमें शांति चाहिए, मतलब ये। तो अपनी खाई से खाना है, जैसे कि यहाँ पे पूछते हैं कैसे हो, अरे कैसे हो, ठीक ठाक। तो वहां पर क्योंकि शाम बहुत जल्दी हो जाती है, दिन कम होते हैं वहां पे ईस्ट में, तो आपने खाना खाया कि नहीं खाया, एक आम इट्स लाइक अ वे ऑफ ग्रीटिंग। जब पूछते हो कैसे हो, कंसर्न टैप, हाँ, कंसर्न टैप पूछना, कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, आपने खाई से खाना है, तो हाँ, आई कुड सी द रिएक्शन, वो चौंक गया, हक्का बक्का रह गया कि भाई ये हमारी भाषा कैसे बोल रहा है ये जी। हाउ कम ही स्पीकिंग माई लैंग्वेज, ओपन हिम। तो मेरे को खोलते हैं, मेरे को, मैं धूप काफी टाइम हो गया दिखी नहीं थी, रोशनी तो आंखों से थोड़ा उसकी तरफ देखा मैंने। तो उसके बाद मैंने उससे नागामी में बात नहीं करी, अंग्रेजी में बात नहीं करी, हिंदी में बात नहीं करी, आओ में बात नहीं, आओ ट्राइब से था वो। आओ ट्राइब में भी चुंगली चांगली होता है, मुंगसुन एक सब ट्राइब होती है की भाषा होती है, डायलेक्ट होता है। उससे फिर मैंने मुंगसुन में बात करनी शुरू कर दी। मैं तुम साओ खुमा लेयर, चुंगा लेयर, चुगादांग लेयर, नाखुन लेयर, एनएसी नाम मिल्टन कैमनुंग लेयर, चोंगर में चोंग में तुम साओ, चोंगर में जोनीना मेनमर, उसकी भाषा में बात करनी शुरू कर दी। बेसिक्स लाइक, अब ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, अब समझ लिया कि उसकी भाषा में बात करनी, उसकी दोस्ती करनी, स्मॉल टॉक बेसिक करनी शुरू कर दी मैंने जी। अच्छा, जब लोग सुनते हैं कि भाई शायद कुछ ऐसी कुछ बोल रहा होगा ना, आपसे ऐसी भाषा बना के, दिस इज एक्चुअल नागामी डायलेक्ट में, लैंग्वेज में, एक्चुअल सीख रखी थी मैंने। मेरे को तभी तो इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को सर, मेरे को यहाँ पे एक पहाड़ी है, मैं जानता हूँ, उस एरिया में मैंने खाक छाई थी लिटरली। अच्छा, पेट्रोलिंग कर रखी है, एक पगडंडी, एक नाला वहाँ का पेट्रोल कर रखा है। अच्छा, हाँ, जंगल के अंदर, क्योंकि असम राइफल्स के जो लोग हैं जिनके साथ मैं था ऑन डेप्यूटेशन, वो इतने अव्वल दर्जे की फौज है, वो जीता जागता एक ह्यूमन जीपीएस है। आपको तो असम राइफल में अवार्ड भी मिला हुआ है। करेक्ट जी, लास्ट से बिल्कुल सही फरमाया। तो उस पर भी आऊँगा, मैं आप बताऊँगा। तो बेसिकली जब असम राइफल्स के जो जवान है ना, पहले बहुत से आते थे केवल मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट से, अब ऑल इंडिया फोर्स हो गई है वो। मगर जो उनके टैक्टिक्स हैं, लोग वियतनाम की दाग देते हैं ना, वियतनाम में गुर्ला वॉरफेयर, उनके एम्बुश, आईडी, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ अभी गए थे वियतनाम, एक साल भर पहले, मेरी वाइफ और मेरे बेटे हो गए आए वहाँ पे, उनने भी वहाँ के बूबी ट्रैप्स भेजे, फोटो भेजी वहाँ से। मैं कहा भैया असम राइफल्स अंडररेटेड है, वैसे लोग जानते नहीं है, वहाँ के बड़े घातक सोल्जर्स हैं, बड़े घातक। उनकी नॉट्स बांधने का तरीका, जो हुनर है, जो कला है उनमें, भाई नेचुरल आती है उनके खून में। जो लाइक व्हेन आई गो फॉर पेट्रोलिंग ना, सबसे आगे में रखता था अपने नागा बॉयज को आगे, क्योंकि वो सूंघ लेते हैं डेंजर कहाँ पर है, क्या है। तो व्हेन दिस यूज्ड टू हैपन, और फिर मणिपुर के, और बेस्ट इज फौज में, अभी मणिपुर में चल रही है कुकी माइती की लड़ाई, चल रही है अभी भी। फौज में ऐसा कुछ नहीं है, फौज में आप कुकी भी, माइती भी, नागा भी, हम सब एक ही थाले में खाते हैं, कहीं जरूरत पड़े तो साथ में सोएंगे अगर जंगल में। भाईचारा, प्यार, मोहब्बत रहती है। वी डोंट डिफ्रेंशिएट कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है ना,
बल्कि फौज में देवलाली में, नासिक में, जहाँ पे मैं आर्टिलरी ऑफिसर था, ऑन डेप्यूटेशन गया था टू असम राइफल्स, ठीक है। एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और चर्च एक ही स्क्वायर पे है। अच्छा, एक ही स्क्वायर पे नीतीश भाई, बहुत बढ़िया। और चारों की वाइब्रेशंस वहाँ पर आती हैं। और मैं प्योर राजपूत पलटन में था मैं। अच्छा, राजपूत बटालियन। हाँ, आर्टिलरी की थी वो। ओके। आई एम सॉरी फॉर दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था नागालैंड में। मैं थोड़ा सस्पेंस आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि हुआ क्या था। उसके बाद फिर आई विल कम टू इट। फिर क्या चमत्कार क्या हुआ वो बताऊंगा, कैसे हमें जाने बच्ची। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर राजपूत्स। तो वो हम करनी माता को मानते हैं अपनी पलटन में। अच्छा। 170 फील्ड रेजिमेंट अव्वल दर्जे की पलटन है, जिसने 71 में लौंगेवाला में पाकिस्तानियों की धूल चटाई थी उनको। अच्छा, जो उन्होंने सरेंडर किया था वो वहीं पर किया था। ओके। उन्होंने सरेंडर तो बहुत जगहों पे किया। 93,000, आप सोचेंगे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने लिए थे पाकिस्तान से। अच्छा। पाकिस्तान ने हमारे 54 सैनिक उठाए। उनके बारे में बदकिस्मती से आज तक नहीं मालूम पड़ा है कि वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किस दिशा में हैं, कुछ नहीं पता उनके बारे में। और इसको कभी बताया भी नहीं गया है, कभी हाईलाइट भी नहीं किया गया है। इतना हाईलाइट नहीं किया गया है। एक किताब आई थी अभी हाल ही में, मैंने उसकी अमरीन जैदी की उसकी कमेंट बुक लॉन्च की, मैंने कंपेयरिंग की थी मैंने। ओके। एयर चीफ आए थे एज चीफ गेस्ट, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब। और उसमें इट्स अबाउट स्क्वाड्रन लीडर तांबे, जो वाज पिक्ड अप बाय द पाकिस्तान एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। आज तक नहीं मालूम पड़ा उनका कि क्या दे आर नोन एज मिसिंग इन एक्शन। तो वी डोंट, देयर इज नो कंफर्मेशन अबाउट कहाँ पर है। रेड क्रॉस सोसाइटी आई, UN की टीम्स आई, पाकिस्तान की जेलों को देखा, इंस्पेक्ट किया, कुछ मालूम नहीं पड़ा आज तक। राजीव गांधी और बेंदर भुट्टो की उस टाइम पे बातचीत भी चली थी कि भाई हाँ, वो मिसिंग 54 के बारे में शायद आज तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है क्या है इसके बारे में। तो ये दबा दिया गया है या मालूम नहीं चला है? मालूम नहीं चला है। अच्छा। आया न्यूज़ में भी, मगर यार आपने पेट्रियोटिज्म की बात की ना, तो अगेन पेट्रियोटिज्म हम सब में है, लेकिन हाउ कम लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे जो सैनिक, हमारे फौजी जिन्होंने देश की कुर्बानी दी थी, उनके साथ क्या हुआ था। ठीक बात है। और 99 में कैप्टन सौरभ कालिया, जब उन्हें डिस्कवर किया पाकिस्तान, मैंने उनके फादर का इंटरव्यू लिया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जब उन्होंने डिस्कवर किया कि पाकिस्तान का पेट्रोल आया हुआ है, पाकिस्तान ने इनको ही बंधक बना के ले गए और फिर इनके साथ बदसलूकी से इनको म्यूटिलेट करके, जिस दुख हो रहा है मैं वो कहते हुए भी, जैसे कैप्टन सौरभ कालिया को वापस लौटाया उनके शव को, हमने उनके सैनिकों को इंडियन आर्मी ने दफनाया पूरे इज्जत आबरू के साथ। हमारे एक ब्रिगेडियर MPS बाजवा साहब हैं, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था अपने यूट्यूब चैनल पर। कई लोगों का मेरे को शौक है इसका। तो उन्होंने बताया कि उनके कैप्टन शेर खान थे, बहुत बहादुरी से लड़े थे पाकिस्तान की। तो उन्होंने उनकी एक साइटेशन उसको दिलाया, अच्छा, उसके जेब में रख के, अच्छा, कि भाई ये बहुत आपका सैनिक बड़े बहादुरी से लड़ा है। ही गॉट निशाने हैदर, जो पाकिस्तान में परमवीर चक्र के बराबर का होता है। और उस टाइम पे राइफलमैन थे या ग्रेनेडियर थे योगेंद्र सिंह यादव, अभी सूबेदार मेजर बन के रिटायर हो गए, ऑनरी कैप्टन बन के रिटायर हुए हैं। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम टच में हैं। उनको परमवीर चक्र MPS बाजवा साहब ने ही दिलाया, ब्रिगेडियर MPS बाजवा साहब ने, उनकी साइटेशन पे। तो हमने उनको दफनाया। पाकिस्तान ने क्या कहता है, अरे हमारे सैनिक नहीं है ये, हमें नहीं चाहिए वापस। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान रिफ्यूज टू टेक द डेड बॉडीज यार अपने फौजियों की। और जो घुसपैठी आए थे 99 में सिविल ड्रेस में, आतंकी आ गए हैं, सिविल ड्रेस में आ गए, मफ्ती में आ गए हैं, कारगिल वॉर के टाइम पे, कारगिल वॉर 99 में 99 में जो इनको मारा, इन सब के अंदर से एक पाकिस्तान आर्मी का आई कार्ड निकला। पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर सोल्जर थे ये। और तब भी उन्होंने रिफ्यूज किया लेने के लिए। रिफ्यूज किया। फिर हमने उनको दफनाया पूरी इज्जत, पूरी तरीके से। ये होते हैं हमारे एथिक्स, ये हमारी सभ्यता है, हमारी सभ्यता है ये हिंदुस्तानियों की। बिल्कुल। मैं दुश्मनी तो जीते जी, मरने बाद फिर क्या दुश्मनी। मैं जनरल VP मलिक साहब का इंटरव्यू भी लिया था उसमें, तो मैं बताया, उन्हें बता रहे थे कि भाई ऐसे। मैं कहा सर ये दिखाता है हमारा बड़ा दिल होता है हमारा। उन्होंने कहा नहीं,
ये सभ्यता है, हमारा कल्चर है ये। जी हमने कुछ अलग से नहीं किया, अलग से इन्होंने किया बदसलूकी करके हमारे सैनिकों के साथ। जी हमने तो बिल्कुल, बल्कि 93,000 जो प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे हमने 71 में, मेरे फादर ने भी वो लोंगेवाला से वो युद्ध लड़ा था। जेनेवा कन्वेंशंस के तहत पूरे इज्जत आबरू के साथ बाद में उनको लौटाया। जो भी सामग्री वो लेकर आए थे, तो सामान लेकर आए थे, एक मग्गा तक लेकर सबके, एक सुइंग के साथ जो भी सुइंग किट था, सब कुछ लौटाया हमने। आपके फादर के भी तो बहुत अचीवमेंट हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, तो ये जो आपके अंदर देशभक्ति और आपके अंदर जो एक जुनून रहा, ये वहीं से आया है या कुछ और आपके मन में आया कि मुझे देश के लिए ऐसा कुछ करना है? जब मैं कौन सी क्लास में हूँ, क्लास 1 में था शायद, तो हम लोग रेड फोर्ट पे रहते थे। अच्छा। रेड फोर्ट के अंदर आर्मी अकोमोडेशन थी कुछ, तो रोज साउंड लाइट शो होता था, दरवाजा खोल दो, हमें अंदर आने दो, इस टाइप के ना कि साउंड लाइट शो। और उसके बाद हर रोज नेशनल एंथम प्ले होता था उसके बाद, हर रोज। अच्छा। और इसका टाइम फिक्स था, 8 या 8:30 बजे ऐसे कुछ टाइम था रात का। और अगर जाड़े आ गए हैं, हम सूप पी रहे हैं या कुछ भी, मुझे मालूम था अभी नेशनल एंथम प्ले होने वाला है, तो मैं खड़ा रहा था पहले से ही। और अपने फादर की वर्दी देख के उनको कि एक दिन ऐसे भी बनना है मेरे को भी, सैल्यूट मारता था मैं ऐसे करके। अच्छा। और कभी उनकी टोपी पहन ली, कभी फोटो खिंचवा ली अपनी। उस टाइम में वो कैमरा, मोड़ वाला कैमरा नहीं थी, वो कैनन वाली कैमरा थी। एक फोटो खींचने के लिए सोचना पड़ा था, फोटो लूं कि नहीं लूं, क्योंकि कीमत इसकी है, बिल्कुल पैसे लगेंगे भाई फोटो प्रिंट करवाने में। तो पाबंदी थी कि फोटो नहीं खींचेगी, बच्चे छुएंगे नहीं, तोड़ देंगे कैमरा को। आज तो नॉर्मल हो गया। तो ये देशभक्ति की बात शुरू से रही थी, और मेरे फादर ने कभी 71 की युद्ध की बात हमारे से की नहीं है हमारे साथ, लेकिन बाद में मुझे को मालूम पड़ा उनके दोस्तों से, ये ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा किससे। एवरीबडी लाइक्स टू हियर वॉर स्टोरीज। और फिर जब फादर जनरल साहब बने हैं, मैं फौज में आया उस टाइम पे, तो जुनून था कि भाई हमको हर एक को है, जैसे आपने बोला था शुरुआत में कि देश पे मर मिटने का जुनून। जी। मैं बताऊँ आपको देश भाई, देश पे मर मिटने का जुनून तो हम सब में होता है, ठीक है, मगर हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि दुश्मन को उनके देश के लिए मारें हम मर जाएंगे तो हम दुश्मन को नहीं मार पाएंगे, लेकिन अगर हमको अपनी जान निछावर करनी पड़े तो हम खुशी खुशी हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे, और इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। तो जब मैं नागालैंड में NSC and IIM के गिरफ्त में था, तब एक ख्याल मेरे को आया ज़रूर, वो पिक्चर आ गई पूरी, और वो ख्याल था कि हिंदुस्तान के लिए हर जोखम, हर कुर्बानी इज वर्थ इट, वेरी वेल वर्थ इट। बल्कि अगर मरना है, देखिए एक ना एक दिन सबको जाना है, ये बात फैक्ट है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं कोई भी हो, रोड क्रॉस करते हुए मर सकता है भाई, गाड़ी मार जाए, बड़ा अफसोस की बात है। आप अपने वतन के लिए किल्ड इन एक्शन हो रहे हैं, सही बात है, ये मरना नहीं, ये तो शहीद होना हो गया। शहीद होना हो गया। इससे फक्र की बात और क्या हो सकती है भाई? ठीक बात है। आप देखिए कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, आज तक अमर हैं, हम आज भी उनको याद करते हैं और करते रहेंगे। और हमारे सारे शहीद अमर हैं, हमारे सारे शहीद, कैप्टन अनुज नैयर, आप एक एक का नाम लिए, कैप्टन विजयन थापड़, ही रोट अ लेटर। कैप्टन विजयन थापड़ ने एक खत लिखा था कारगिल के वक्त जी अपने घर वालों को, और उन्होंने कहा था कि वो 22 साल के थे वो जी, तभी वो 22 साल के हुए थे, कि मैं लौट के आऊं कि नहीं आऊं, ये खत मेरे घर पे पहुंचा देना। और खत में क्या लिखा था सुनिए आप। माई लविंग पापा, मम्मी, ग्रैनी एंड बर्टी, बाय द टाइम दिस लेटर रीचेज यू ऑल, आई वुड बी ऑब्जर्विंग यू ऑल फ्रॉम द स्काईज, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, if I were to be born again as a human, I would choose to join the army and serve my nation. मतलब ये Whichever organ needs to be taken should be taken and donated. Please donate some money to the orphanage and continue giving ₹50 to Roxana every month. Papa, you must be proud. Mama, so must you. I hope a picture of mine is kept in the Alpha Company Mandir next to Karni Mata. I hope the sacrifice of these brave men is remembered and inspires generations to come. Mama ji, please forgive me for anything wrong that I may have done. Anyhow,
It's about time I go and join my clan of Dirty Dozen. My assault party has 12 chaps. Live life, king size. Yours, Robin. Jai Hind.